1 मई लेबर डे भी आप इसे कह सकते हैं। तो 1 मई से बड़े बदलाव हैं और ईपीएफओ में तो क्रांतिकारी बदलाव आएगा, उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमिंग है उसकी एक तरह से शक्ल सूरत बदल जाएगी। थोड़ा विरोधाभास रहेगा कि आपको ऑनलाइन गेमिंग बढ़ानी भी है, सख्ती भी बरतनी है, वो भी अपन समझेंगे। अच्छा, श्रम कानून बदल गए हैं तो जो सैलरी का गणित है क्या वो गड़बड़ाने वाला है या बेहतर होने वाला है, या शॉर्ट टर्म में गड़बड़ाएगा, लॉन्ग टर्म में बेहतर हो जाएगा, इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले ईपीएफओ की बात करेंगे। ईपीएफओ के जो करोड़ों सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। अब जो पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 मई 2026 से यूपीआई के ज़रिए अपना पैसा निकाला जा सकेगा। 2026 से यूपीआई के ज़रिए अपना पैसा निकाला जा सकेगा। भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सिस्टम को हाईटेक बनाने जा रहा है। अब आपको पीएफ क्लेम सेटलमेंट के लिए बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1 मई 2026 से जो सब्सक्राइबर होगा वो सीधे अपने बैंक अकाउंट में यूपीआई के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जैसे आप अभी करते हैं। लेकिन थोड़ा पेच होगा। क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल जो पीएफ की निकासी की प्रक्रिया है वो ना करते हुए भी 7 से 15 दिन का उसमें वक्त लग जाता है। ठीक है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम जुड़ने से ये जो प्रक्रिया है तेज़ हो जाएगी और आसान हो जाएगी। सरकार का टारगेट ये है कि आपात स्थिति में, इमरजेंसी में जो कर्मचारी हैं उन्हें कुछ घंटों के भीतर उनका पैसा मिल सकेगा, इस वजह से व्यवस्था की गई। लेकिन शुरुआत में, चूँकि अभी इसका बहुत इनिशियली ये हो रहा है, तो शुरुआत में यूपीआई के ज़रिए जो निकासी रहेगी, जो विड्रॉल रहेगा, उसकी एक लिमिट तय की जा सकती है, एक कि भाई दिन में इतना ही निकल पाएंगे, है ना। और वो भी ऐसे ही नहीं निकाल पाएंगे कि मन कर रहा है चलो आज पैसा निकाल लें ईपीएफ से, वैसा नहीं होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स, मेडिकल इमरजेंसी या शिक्षा जैसे जो छोटे अग्रिम हैं, एडवांस हैं, उसके लिए आप 50,000 रुपये से 1 लाख तक की राशि यूपीआई के ज़रिए तुरंत निकाल सकेंगे। ठीक है, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका जो यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, यूएएन नंबर, पहले पीएफ नंबर होता था, अब वो यूएएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो आपके आधार और बैंक खाते से जुड़ा होना ज़रूरी है। नहीं जुड़ा है तो अभी जोड़ लो। साथ ही आपका जो वही मोबाइल नंबर बैंक और ईपीएफओ में दर्ज होना चाहिए जिससे आपका यूपीआई आईडी बना है। मैं नंबर सेम होना चाहिए और लिंक होना चाहिए आधार और बैंक से। ठीक, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बदलाव रहेगा। ऐसे नहीं कि 4 डिजिट आपने डाली, पिन डाला और पैसा ट्रांसफ़र हो गया, नहीं, मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाना है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, उंगली पूछता है ना वो लगाने के लिए आपसे, एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है। ओटीपी आधारित सिक्योरिटी भी होगी ताकि कोई भी गलत तरीके से आपके पीएफ खाते से पैसा ना निकाल सके। सिर्फ एक लेवल का ऑथेंटिकेशन नहीं चलेगा, आपको 2 लेवल कम से कम ऑथेंटिकेशन देने पड़ेंगे। ठीक, 1 मई 2026 से ये नियम प्रभावी होगा। ईपीएफओ जल्दी इसके लिए जो आधिकारिक ऐप उनका है उमंग और जो उनका पोर्टल है उस पर वो नए ऑप्शन जोड़ने वाले हैं। ठीक, सब्सक्राइबर्स को ये सलाह दी गई है कि वो अपना जो केवाईसी, नो योर कस्टमर डिटेल्स, केवाईसी बार बार आपके पास आता है ना, हर साल में आता है, कुछ जगह 6 महीने में आ जाता है, कुछ जगह महीने में आ जाता है, अपडेट योर केवाईसी। सरकार का कहना यह है कि आप अपनी केवाईसी डिटेल्स अभी से अपडेट कर लें ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ईपीएफओ से जुड़ा ये क्रांतिकारी बदलाव रहेगा। अभी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, अब वो एकदम शॉर्ट हो जाएगी। यूपीआई के जरिए मोबाइल टू मोबाइल, सिर्फ मोबाइल में उंगलियां घुमानी है, पैसा आपके खाते में, लेकिन बहुत इमरजेंसी होना चाहिए, एजुकेशन से जुड़ा कुछ है, बीमारी से जुड़ा कुछ है, उस दशा में, और बहुत लिमिटेड होगा ये 50,000 से 1 लाख। बाद में इसे बढ़ाने पर फिर विचार किया जाएगा। एक मामला तो ये हो गया। ऑनलाइन गेमिंग, भारत में पूरा ऑनलाइन गेमिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। ठीक है, 1 मई से नए नियम लागू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी है उसे लेकर रास्ता साफ हो गया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसे लागू करने में इसके जरिए मदद मिलेगी। ये जानकारी पीटीआई के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। आईटी के जो सचिव हैं एस कृष्णन, उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी।
रियल मनी गेम पहले से ही प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। इससे पहले जब हमने आपको वीडियो भी बनाया था कि ये जो गेम्स रहेंगे पैसे जिसमें आप लेन देन और गड़बड़ होती थी, वो तो पहले ही बैन किए जा चुके हैं। ऑनलाइन गेम का पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, कृष्णन का ये भी कहना है कि निगरानी को स्पेशल कंडीशन में ही लागू करना पड़ेगा। हालांकि जो ई स्पोर्ट्स गेम्स हैं उनके लिए मूल कानून के मुताबिक ही पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। नए नियम के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध नए नियम लगाते हैं, जबकि भारत में ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है, सरकार ये कह रही है। आईटी सचिव आगे ये जानकारी दे रहे हैं कि वो चाहते थे कि जहां तक संभव हो पूरे सिस्टम को बहुत हल्का फुल्का रखा जाए। अधिकतर गेम जिनका संबंध मनी से नहीं है, मतलब जिसमें पैसे वैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, हार जीत नहीं हो रही, जुआ सट्टा टाइप के, गैम्बलिंग टाइप के नहीं है, ठीक है, उनको बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने की आज़ादी दी जाए। हालांकि वो खुद चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप अपने आप को चाह रहे हो कि भाई आप अपनी तरफ से जानकारी एकदम दुरुस्त रखो, आप वो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगी पूरी तरह से ऑप्शनल होगी, वैकल्पिक होगी। करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत कराओ। अच्छा, गेम क्या होगा ना, वो 3 कंडीशन में बंटा रहेगा। इससे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पहली स्थिति में अथॉरिटी जो रहेगी वो जिसे आप बोलते हैं ना स्वतः संज्ञान, स्वमोटो, अथॉरिटी स्वमोटो पर लेकर इस पर निर्णय ले सकती, फैसला ले सकती। दूसरी कंडीशन में जो ई स्पोर्ट्स गेम्स से जुड़ी हुई है। तीसरी स्थिति में केंद्र सरकार किसी स्पेशल कैटेगरी के सोशल गेम्स को अधिसूचित कर सकता है। ठीक, ये 3 अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये है। किन पर सख्ती होगी? रियल मनी गेम्स तो पहले से ही बैन है, इन पर और सख्ती बरती जाएगी। कोई इधर उधर दाहिने बाएं खेल करके अगर चला रहा है तो उस पर फिर सख्ती होगी। ई स्पोर्ट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक, यूजर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो जो 1 मई से नए नियम प्रभावी हो जाएंगे उसके कई फ़ायदे हैं, मसलन बेहतर सुरक्षा मिलेगी, और वही तो चाहिए इंटरनेट पर, और क्या चाहिए। यूज़र्स की सेफ्टी के साथ साथ डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भी इसमें बहुत काम किया गया है। ठीक है, दरअसल बीते साल अक्टूबर 2025 में इन नियमों पर फीडबैक मांगा गया था, राय मांगी गई थी, दावे आपत्ति मांगे गए थे। इसके बाद करीब 2,500 रिस्पॉन्स हासिल हुए थे। उनको भी कोशिश की गई है उन 2,500 रिस्पॉन्स को कि उन्हें भी रखा जाए। अच्छा, जो अगला बदलाव है वो श्रम कानून से जुड़ा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि साहब श्रम कानून का हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, पूरे देश पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यूपी में लागू हो रहे हैं, एमपी में तैयारी है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी कम तैयारी है, क्योंकि जो श्रम होता है वो राज्य और कानून, लेबर लॉ जो हैं वो राज्य और कानून दोनों के हैं, उस पर दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो यूपी में ये जो बदलाव होने वाले हैं, लेकिन देर सवेर ये पूरे देश पर असर डालेंगे, क्योंकि श्रम जो है वो केंद्र राज्य दोनों का विषय है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों और जो जोमेटो, स्विगी जैसे होम डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए काम करने, जिनको आप गिग वर्कर्स भी बोलते हैं, उनके लिए मई बड़ी खुशखबरी वाला रहेगा। श्रमिकों के काम के घंटे तय होंगे, ओवर टाइम पर 2 गुना पैसा दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी वगैरह में एक बड़ा बदलाव उनके लिए होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार 4 नए श्रम कानूनों को मई से लागू कर रही है। हाल ही में नोएडा में फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत सारी बातें उसको निकल कर आई। वो प्रदर्शन पाकिस्तान तक पहुंच गया था, मतलब बातें इस तरह की गई, उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो प्रदर्शन जब हुए, प्रोटेस्ट जब हुए, तो इन सब में तेज़ी लाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार श्रम कानूनों को और सरल बना रही है। इसमें कंपनियों में काम करने वालों के लिए काम के घंटे 8 घंटे तय किए गए। ठीक, और इसके ऊपर अगर अतिरिक्त आप 15 मिनट से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब 20 मिनट भी हो गया, तो ओवर टाइम आपको 2 गुना मिलेगा। अच्छा, सैलरी में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसको लेकर बड़े सारे भ्रम बने थे, बीच में बहुत सारे अलग अलग खबरें भी आई थी। सैलरी का मसला भी वैसे ही रहेगा केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, सैलरी में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, नियुक्ति पत्र के साथ अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। सैलरी स्लिप दिए जाने का भी प्रावधान इसमें हो सकता है। ठीक, क्या इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी? ये बार बार बात कही जा रही है। हम अभी सिर्फ यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि यूपी के जो ये नियम होंगे ये देर सवेर पूरे देश पर असर डालेंगे। ठीक, तो कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी का जो कुल वेतन है, CTC, कॉस्ट टू कंपनी,
इसका कम से कम 50% हिस्सा मूल वेतन यानी बेसिक माना जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि आप 50% करिए। अभी तक कंपनियां क्या कर रही थी, वो 20 से 40% के स्लैब में से रखा करती थी। अब उसका कंपनी को क्या फ़ायदा, जब आप 20% रखेंगे, सारे कैलकुलेशन जो होते हैं, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है या कुछ हो जाए जिसमें सैलरी काउंट होनी है, तो वो सैलरी पूरी काउंट नहीं होती है, भत्ते उसमें काउंट नहीं होते हैं, बेसिक काउंट होता है। सरकार ने कहा कि 50% तो आपको करना पड़ेगा गुरु, ठीक। तो श्रमिक की सैलरी का ज़्यादा हिस्सा पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस ऐसे में चला जाएगा। अब जब इस जगह पैसा बटेगा, क्योंकि 50% बेसिक हो गई, तो ये भी बढ़ेंगे, ग्रेच्युटी, बोनस, ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। अब जब ये बढ़ेगा तो हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यकीन जानिए ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुल मिलाकर श्रमिकों का भविष्य इससे सुरक्षित हो जाएगा। और क्या बड़ा बदलाव, मई में जो श्रम कानून लागू हो रहे हैं उसके तहत पीएफ और ग्रेच्युटी में भी बदलाव हो रहा है। श्रमिकों को न्यूनतम सुरक्षा मिलेगी। राज्य स्तर पर नियम का मसौदा अधिसूचित कर जो हितधारक हैं और उनसे भी सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन सुझावों और आपत्तियों के आधार पर अंतिम नियमों को जो मई में पूरा कैलकुलेट करने के बाद लागू होना है। 4 कानूनों के आधार पर श्रमिकों की सुरक्षा, ये थोड़े जटिल नाम है, हिंदी के नाम है। 29 पुराने और जटिल श्रम कानून, इन्हें समाप्त कर दिया गया है। 4 संहिता, इसमें क्या क्या है, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसमें इसे कोलैबोरेट कर दिया गया, मिला दिया, मिक्स कर दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि वेतन की जो परिभाषा है वो बदल रही है। इसके अलावा प्रबंधकीय और सुपरवाइजरी जो कर्मचारी हैं वो कानूनी सुरक्षा के दायरे में आएंगे, जबकि ठेका श्रमिक, इनकी जिम्मेदारी भी प्रमुख नियोक्ता पर तय कर दी गई है, ठीक है। छंटनी या ताला लगने पर कड़े नियम। नई वेतन संहिता, नए रूल्स के हिसाब से पहली बार सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी, न्यूनतम वेतन अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज तय करेगी, गुरु इतना तो देना ही देना है आपको एक मजदूर को। स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, ये हमने एक वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया है, ठीक है। 3 कैटेगरी हो गई। सरकार, केंद्र, सेंट्रल ये तय कर देगा कि मिनिमम तो इतना रहेगा ही रहेगा, राज्य उससे नीचे नहीं जा सकेंगे, उससे आगे जाना तो बहुत अच्छी बात। वेतन का जो भुगतान होगा, सैलरी हर महीने की 7 तारीख तक कंपलसरी होगी। ओवरटाइम करने पर दोगुना भुगतान करना होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, उसमें लिंग, जाति, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पहले से था लागू, कितना सख्ती से इसका पालन किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। छंटनी और हड़ताल के भी नए नियम हो गए। छंटनी की स्थिति में रीस्किलिंग फंड में 15 दिन का वेतन जमा करना होगा। इसके अलावा 300 या 300 से ज़्यादा श्रमिकों वाले जो प्रतिष्ठान हैं उन्हें छंटनी या बंदी के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले ये सीमा 100 तक की थी, अब उसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। नई सामाजिक श्रम सुरक्षा संहिता में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, मैंने कहा था ना गिग वर्कर, जैसे डिलीवरी और ऐप पर आधारित जो कामगार हैं, आप ऐप पे बुक करते हैं, कोई आकर आपकी मदद कर जाता है, इलेक्ट्रिक बदल जाता है, खाना आपको आ जाता है, ये वाले जो कामगार हैं वो शामिल किए गए हैं। कंपनियों को 1 से 2% वार्षिक कारोबार सामाजिक सुरक्षा फंड इसमें देना होगा। कार्यस्थल आने जाने के दौरान, अब आप दफ्तर आ रहे हैं, बड़ी जल्दी में दफ्तर आ रहे हैं, हो गया एक्सीडेंट, किसकी जिम्मेदारी? ये पहले भी था, आपको पता नहीं होगा, अब इसे सख्ती से लागू करवाया जाएगा। आप दफ्तर के लिए निकले हैं, किसी गाड़ी से निकले हैं, अपनी गाड़ी से निकले, किसी और गाड़ी से, हो गई दुर्घटना, वो कार्य से जुड़ी मानी जाएगी। नई व्यवस्था में जो निरीक्षक होगा उसकी भूमिका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की होगी। छोटे उल्लंघन पर पहले सुधार का मौका दिया जाएगा, अगर गंभीर मामले हैं तो जुर्माना 20 लाख रुपए तक हो सकता है। नई संहिता यानी नए नियमों में सबसे बड़ी राहत की बात जो रहेगी वो एमएसएमई सेक्टर के लिए रहेगी। 300 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में नोटिस और मुआवजा कंपलसरी कर दिया गया है। हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, या ये श्रमिकों के लिए नियम होगा। 20 से ज़्यादा श्रमिकों वाले संस्थानों में शिकायत निवारण समिति होना ज़रूरी है। महिलाओं को सभी शिफ्टों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। ये भी बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो ये वो मोटा मोटा परिवर्तन जो 1 तारीख से लागू हो जाएंगे, इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर कोई इससे जुड़ा हुआ रहेगा। इससे जुड़े अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।